हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके इस चैनल में। आज एक नई सीरीज पे हम लोग काम कर रहे हैं जो है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप बीपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या आप पहले से कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग आपके लिए ये हो जाता है कि आपको क्या स्टडी नहीं करना है। और वो कैसे पता चलेगा? वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चलता है कि आपको क्या तैयार करना है, क्या नहीं तैयार करना है, कितना तैयार करना है, कैसे तैयार करना है। ये सारी चीज़ों का जवाब बस जो दे सकता है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हालांकि इस सीरीज़ में हम जितने आज तक लगभग 10 से 12 साल प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देखने वाले हैं, प्लस उसका सॉल्यूशन कैसे होगा और इसके साथ में स्मार्ट स्ट्रैटेजी मीन्स कैसे हम क्वेश्चन को टैकल करें अगर हम उसके बारे में नहीं जानते तो। और जब हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे होंगे तो ये केवल उसका एक्सप्लेन सेगमेंट्स नहीं होगा, इसमें हम हर उस स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे जो आपकी मदद करेगा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। और ये वीडियो किसके लिए हो सकता है? ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए है जो बीपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और किसी भी स्टेट सर्विस की मीन्स नॉर्थ इंडिया में जितने भी स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम हो रहे हैं ये सब अपने एक्सपीरियंस किया हुआ। और जो नॉन पीएससी स्टूडेंट हैं मीन्स जो स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं सो उनके लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? इसका जवाब इस है यस कि जो स्टेट सर्विस के क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली हायर लेवल के होते हैं मीन्स हायर स्टैंडर्ड्स के होते हैं जो कि वो जो अनदर वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। और जब हम इसमें प्रीवियस ईयर की बात कर रहे होंगे तो हम बेसिकली सेगमेंट्स वाइज करेंगे और हम जिस बुक का यूज कर रहे हैं बेसिकली वो एडुटेरिया का कंपाइलेशन है बीपीएससी का। अगर एडुटेरिया का मैनेजमेंट जो भी है या पब्लिकेशन है अगर उनको लगता है कॉपीराइट का वायलेशन कीजिएगा। और ये वीडियो बनाने का मेरा इतना सा पर्पज़ है कि सही गाइडेंस मिल सके जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड बच्चे विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम सेगमेंट वाइज की बात करेंगे। बेसिकली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कई तरीके से है और इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा सबसे पहले कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस सेगमेंट से पूछे जा रहे हैं उस सेगमेंट्स की हम तैयारी करें। उसके बाद हम इस ऑर्डर में तैयारी करें कि जैसे जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो तैयार करें। उसके बाद हम डिग्रेडिंग फॉर्म में मतलब जैसे अगर हम एक बार चेक करें तो जो सेगमेंट्स हैं वहाँ से ज़्यादा अप्रॉक्स 30 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बिहार के बारे में, ठीक है, बिहार जी के लगभग 25 के आसपास अप्रॉक्स होता है। ठीक है, उसके बाद जो करंट अफेयर्स होते हैं वो भी लगभग 30 के आसपास होते हैं जो साइंस सेगमेंट्स है। ठीक है, वहाँ से 30 के क्वेश्चन अप्रॉक्स पूछे जाते हैं। अगर आपकी कमांड इन 4 सेगमेंट्स पे है तो आप प्रीलिम्स बहुत ईजिली क्वालिफाई कर जाएंगे। और एक्चुअल में ये जो अभी पता चल रहा है ये आप तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर आपको मुझसे पता कर रहे हैं मीन्स जैसे मेरी वजह से आपको पता चल रहा है। ये चीज़ें आप भी कैपेबल हैं जब आप इस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एंशिएंट और मेडिवल से बेसिकली बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट फिर भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ये 67th एग्ज़ाम था ये री एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसमें लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए एंशिएंट और मेडिवल से। क्वेश्चन ये बेसिकली अभी तक 67 तक एग्ज़ाम जो हुआ है बीपीएससी का उसमें बेसिकली उनका जो फोकस है वो फैक्चुअल बेस्ड पे है। बट अभी 68 से क्या हुआ है कि फैक्चुअल क्वेश्चन तो उन्होंने शामिल करा हुआ है बट कॉन्सेप्ट बेस्ड भी वो जा रहे हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चन सही करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना ही होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन इसके क्या है? पाटलिपुत्र, राजगृह, अमरावती,
कंगन हल्ली, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये ऑप्शन इस बार में भी शायद वो हटा दें, तो जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा। और अभी का जो पैटर्न है वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी शामिल है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? राजगृह होगा। जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। वैसे द्वितीय बौद्ध संगति की हम बात करते हैं तो कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। और इसके किसके शासनकाल में हुई थी? तो उसका सही जवाब है कालाशोक। और इसके अध्यक्ष कौन थे? शवकामी। और जो थर्ड बौद्ध संगति है वो पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। सो अब हम एक सीक्वेंस ऑर्डर में देख लेते हैं कि पहली बौद्ध संगति राजगृह में, सेकंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र में, और फोर्थ कुंडलवन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो ऑप्शन ए के श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, ठीक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक्चुअल में अपने जो भाई हैं रामगुप्त की हत्या करके सत्ता को हासिल किया था, ठीक है। अब चंद्रगुप्त के बारे में जो कि इनके पिता कौन थे? वो समुद्रगुप्त थे, ठीक है। अब चंद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। और इनका जो नाम है काफ़ी अवलेखनीय, जिसे देवराज और कवच कहा गया था। विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया था? उज्जैनी को बनाया था। और नौ रत्न जो फेमस ही है, उनके दरबार में जो रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि वर्धन राजवंश की स्थापना की। तो इसका ऑप्शन है उत्तरी राजवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकरवर्धन, ठीक है। इसका सही जवाब है उसके, ठीक है। फिर मैं ऑप्शन टाइम मिल जाता है, अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, आपके पास तो आप आंसर दे सकते हैं। आपकी रिकॉर्डिंग क्या है तो आपका मेन पेज प्रिपेयर कि मेन पैटर्न आपको क्या करता है तो इसलिए मैं वेट करता हूँ कि आपको 2 से 5 सेकंड मिल जाए, ठीक है। तो ये जो वर्धन वंश को पुष्पवृत्ति वंश कहा जाता है, तो इसमें वर्धा राजवंश की बात की गई है। और ये कहाँ पे थे? ये नॉर्थ में थे, ठीक है, प्लस गुप्ता पीरियड की बात है, ठीक है। इस वंश का जो उदय हुआ था वो हरियाणा के खानिक प्रदेश में था। और बानवर्ष में पुष्पवृत्ति को वर्धन वंश का संस्थापन किया, ठीक है। अब हम आते हैं कि रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो ऑप्शन है कुषाण शासक, ठीक है, शेष, वशिष्ठ, वाकाटक। ये ऑप्शन तो भी करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसका सही जवाब है कुषाण शासक। कुषाण कहाँ थी? तो ये जो नॉर्थ वाला रीजन है ना, यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाला, और उसको साउथ, तो यहाँ पे कुषाण, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि मगध शासक बिंबिसार, मगध शासक बिंबिसार का और ऑप्शन ए वीरभद्र, ऑप्शन बी जीवक एंड मगध। तो इसका सही जवाब है जीवक। बिंबिसार मगध साम्राज्य का साम्राज्य, ठीक है। और जिस भारत वंश के भारत वंश के जो कि मगध साम्राज्य का साम्राज्य। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व 492 ईसा पूर्व बिंबिसार के दरबार में था। मीन्स हम ये कह सकते हैं वो पैरेलल है, ठीक है, मतलब एक ही टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं। और अवंती राज चंद्र प्रदोत से उनका युद्ध हुआ था, लेकिन बाद में अवंती राज भी याद रखना, ये भी वो पूछ सकते हैं। उनका युद्ध हुआ था, लेकिन बाद में मैत्री संबंध हो जाने से उसने अपने राज्यवैद्य जीवक को चंद्र प्रदोत के राज में चिकित्सा के लिए भेजा था, मीन्स मदद करने के लिए भेजा था। अब मैं देखो एंशिएंट हिस्ट्री में उन्होंने 5 क्वेश्चन पूछे हैं और सारे क्वेश्चन एकदम फैक्चुअल। मेडिवल हिस्ट्री पे, मेडिवल हिस्ट्री पे देखना कि कितने क्वेश्चन उन्होंने पूछा। तो फर्स्ट है कि मुस्लिम शासक जिसके
का एक भाग माना जाता है। कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक है जिसका साम्राज्यदार या तो इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। इस वंश से संबंधित है, ठीक है। इंडो इस्लामिक, अब यहाँ पे इंडो इस्लामिक वैली की जो इस्लामिक टीचर है उनका क्या हुआ था, मीनार, ठीक है। तो कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। वह अजमेर की मस्जिद का भी निर्माण। अब ये बताना कि कुतुब मीनार का जो भारत में गुंबद, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर ना जो बनता है ऐसे गुंबद, इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है, जिसने सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया था, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, ठीक है। इसका सही प्रतिपादन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह कर दिया था? ऑप्शन ए बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, खिज्र खां। तो इसका सही ऑप्शन है बलबन के टाइम पे, ठीक है। अब ये जो तुगरिल खां था, ये बंगाल का एक सूबेदार अपॉइंट किया गया था, किसके थ्रू? गयासुद्दीन बलबन के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? सर्वप्रथम ये किस मुगल शासक की बात कर रहे हैं? तो जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर। देखो अभी क्या है ना कि आपको एलिमिनेशन मेथड्स भी यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। देखो शाहजहां और जहांगीर के टाइम पे तो चीज़ें इतनी भी वर्स्ट नहीं थी, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं रिलेशन चल ही रहे थे। सो ये मामला जो आगे ख़राब होता है वो होता है औरंगजेब के टाइम पे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं मेडवल इंडिया से, ठीक है, जो कि जहाँ पर उन्होंने बेसिकली फोकस किया है दिल्ली सल्तनत को और मुग़ल सल्तनत को, ठीक है, मीन्स मुग़ल पीरियड को। अब हम आते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो हिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हो जाता है, आपको जो सबसे पहले तैयार करना है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने स्टार्ट करा हुआ था? ठीक है, किसने? विलियम बेंटिक के बारे में पूछ रहा है। मीन्स सती प्रथा का उन्होंने उन्मूलन करा हुआ था, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोह का दमन, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से कार्य किए थे विलियम बेंटिक ने? ठीक है, तो फर्स्ट क्या था कि सती प्रथा का उन्मूलन किया था, दास प्रथा का उन्मूलन किया था और जो ठगों के संगठित गिरोह का दमन किया था, ठीक है। 1829 में सती प्रथा पे राजा राममोहन राय की सहायता से पूर्णतः क्या हुआ, ये प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या? सती प्रथा, ठीक है। 1830 में ठगी प्रथा पे प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। ये कब हुआ था? 1830, ठीक है। और सती प्रथा 1829। ये विलियम बेंटिक हैं, ठीक है। और ये जो ठगी प्रथा है, ठीक है, ठगी प्रथा, ठगों के संगठित गिरोह का दमन भी किया था उन्होंने। और जो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक मैकाले आयोग 1835 बनाया गया। इस आयोग ने अपनी शिक्षा की सिफारिश में अंग्रेजों को बताया, ठीक है। मीन्स अंग्रेजी जो है वो प्रायोरिटी रखा। किसने? मैकाले का जो रिकमेंडेशन था। 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की गई थी, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स काम हुए किसके? विलियम बेंटिक के, ठीक है। ये याद रखना, कभी कभी मैचिंग में भी वो पूछ लेते हैं। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि अभी ये जो क्वेश्चन है फैक्चुअल नेचर का है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है कि किसने सिंध विजिट कर उसका अधिकरण किया था, ठीक है, वेलिंगटन, स्लीमैन, नेपियर, लॉरेंस, ठीक है। तो इसका सही जवाब है नेपियर। प्रथम जो अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 के दौरान स्थानीय अमीरों को रवैये से अंग्रेज बेहद परेशान थे। परिणाम स्वरूप नेपियर ने शुरू में सिंध अमीर के साथ एक समझौता करके क्षेत्र का सैन्य नियंत्रण हासिल कर लिया। इस प्रकार सिंध कब्जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, ठीक है। तो कौन था? नेपियर था, जिसने सिंध विजिट कर उसका अधिकरण किया। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम जनगणना, ठीक है, मीन सेंसस किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1872, 1901, 1911, 1921, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? 1872। प्रथम भारत में प्रथम जनगणना 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। 1872 में क्या था? वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो, ठीक है। उसके बाद हर 10 साल बाद कराई गई। प्रथम नियमित जो सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था, और ये कब हुआ था? 1872 में। किसके टाइम फ्रेम में? मेयो के। अब ये बताइएगा कि 1882 में, ठीक है, वायसराय कौन था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? ऑप्शन है 12 नवंबर 1930, 23 मार्च 1931, 7 सितंबर 1931, 4 मार्च 1931। इसका सही जवाब है 23 मार्च 1931, ठीक है। ये जो फांसी दी गई थी ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ दी गई थी? तो लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ठीक है, देखो इन्होंने फर्स्ट नहीं पूछा, सेकंड नहीं पूछा, थर्ड उठा के पूछ लिया, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन है, ठीक है, सब लोग तैयार करते हैं। तो इसका ऑप्शन है विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ब्रह्मदत्त, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ तो करना है। आपको ये पता है कि ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है, और ये जवाहरलाल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन डी पे जाते या ई पे जाते? तो ऑप्शन डी पे जाते। तो अगर ऑप्शन डी पे जाते आप तो ऑप्शन डी सही होता, ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त क्या थे कि जो तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, ठीक है, जो कि महात्मा गांधी ने 1940 में स्टार्ट किया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के स्टार्ट कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1940 में महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। कहाँ से? पवनार आश्रम से, जो कि कहाँ लोकेटेड है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और गांधी जी के द्वारा 11 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के तौर पे चुना गया था। मीन्स 11 अक्टूबर 1940 को प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? ठीक है, विनोबा भावे। और 17 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था ना 1940 में महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से, ठीक है। और जो पहले थे वो तो पता ही है, विनोबा भावे। सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड थे ब्रह्मदत्त तृतीय, ठीक है, सत्याग्रही थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि नेक्स्ट क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? उषा मेहता, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुचेता कृपालिनी, एनी बेसेंट। तो इसका सही ऑप्शन है उषा मेहता, ठीक है। अब हम आते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं, तो नेक्स्ट पे आते हैं कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन अहमद जिन्ना, शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, अबुल गफ्फार खां। तो इसका सही जवाब है अबुल गफ्फार खां, ठीक है। अब ये बेसिकली इनका जो रीज़न था काम करने का, ये जो इंडिया वाला रीज़न है ना, बेसिकली यहाँ पे ये जो रीज़न है, यहाँ पे ये काम कर रहे थे। ये नॉर्थ है ना जम्मू कश्मीर वाला, मीन्स इंडिया का अभी का टेरिटरी, तो यहाँ पे अब्दुल गफ्फार का काम कर रहे थे। अब एक सेकेंड रुकिएगा, इन्हें सरहदी गांधी मीन्स जिसे सीमांत गांधी, बच्चा खां, बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1930 में खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की स्थापना भी की थी। ये शुल्क पोस्ट लाल कुर्ती दल के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको? अब्दुल गफ्फार खां को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की डेथ कहाँ पे हुई थी? लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, झांसी,
तो इसका सही जवाब है ग्वालियर में हुई थी। ठीक है, 18 जून, ठीक है, 1858 ग्वालियर के पास कोटा की सराय में, ठीक है, इनकी मीन्स शहादत हुई थी। ठीक है, और जो उस टाइम के क्या थे, ब्रितानी जो रिपोर्ट थी, जनरल ह्यूरोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। ठीक है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्रपाल, चित्तरंजन दास। तो इसका सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। जिसके अगेंस्ट में कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? सो आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ठीक है, 1905 का बंगाल का निर्माता भी किसको कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो जनरल डायर को, कर्जन वायली को, माइकल ओ डी वायर को, सैंडर्स को। तो इसका सही जवाब है कि माइकल ओ डी वायर। ठीक है, ये जनरल डायर नहीं। ठीक है, ये याद रखना। तो ऐसा क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। अभी तक एक चीज़ आपने नोटिस करा होगा कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं वो बेसिकली ज़्यादातर फैक्चुअल नेचर के हैं। अगर आपको आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते तो शायद एक ही दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? वल्लभ भाई पटेल। और ये बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ठीक है, और ये क्यों हुआ था? यह आंदोलन जो गवर्नमेंट द्वारा इंक्रीज किए गए टैक्स के विरोध में था। ठीक है, और जो इस आंदोलन में वहाँ की महिलाएं थीं, कहा कि बारदोली की, उन्होंने सरदार की उपाधि दी थी कि इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो यहाँ से तो आपको ये पहले याद रखना है कि कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। तो इसके मेंबर थे क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे। ठीक है, मैकडोनल्ड दिया है ऑप्शन, पैंथिक लॉरेंस दिया है। तो इसमें क्या पूछा है कि नहीं है? ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपको सबसे पहले इस पे मार्क करना है, किस पे? नहीं पे। ठीक है, अब इसका सही जवाब क्या होगा? रैमजे मैकडोनल्ड मीन्स। तो अब यहाँ से एक फैक्ट और भी निकल के आता है। फैक्ट ये है कि फिर कौन मेंबर थे? तो मैकडोनल्ड के अलावा जितने लोग थे वो मेंबर थे, मीन्स क्रिप्स मेंबर थे, अलेक्जेंडर थे, पैंथिक लॉरेंस थे। ठीक है, अब हम आते हैं, और जो रैमजे मैकडोनल्ड थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय सत्ता के नेतृत्व को ब्रिटिशों के पास से भारतीयों को हस्तांतरित करने पर चर्चा करना था। मीन्स इसका जो मेन मोटो था, ये क्यों आया था कि ये सत्ता है ये भारतीयों को ट्रांसफ़र कैसे की जाए, उस पर चर्चा करने के लिए आया था। ठीक है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 29, 30, 31, 32। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 1931। ठीक है, इसमें एक्चुअल में बहुत सारी बातें की गई थी। तो इरविन तो ठीक है, इरविन उस समय के वायसराय थे। ठीक है, तो इसमें ये बात हुई थी कि हिंसा के आरोपियों को छोड़ के बाकी सभी पॉलिटिकल बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा, भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा, भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं, आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वाले को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। ठीक है, ये सारे गांधी इरविन समझौता के प्रोविज़न थे, इनको भी आपको देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं कि नेक्स्ट पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? 1920 नागपुर, 1924 बेलगांव, 1929 लाहौर, 1931 कराची। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सी। ठीक है, और लेकिन अब आपके लिए ये वाले प्रोविज़न, ये वाले 1924 बेलगांव, 31, ये चारों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
सो इसको तैयार करने की आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको कोई फैक्ट्स पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे न केवल आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा, बट औरों के लिए भी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया था? स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, बलिदान द्वीप, नवोदय द्वीप। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होता है? स्वराज द्वीप। ठीक है, निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? निकोबार द्वीप को क्या कहा था? स्वराज द्वीप। ठीक है, और वहीं अंडमान द्वीप को क्या कहा था? शहीद, मीन्स अंडमान को शहीद द्वीप कहा था और निकोबार को स्वराज द्वीप कहा था। ये 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर जाकर वहाँ तिरंगा फहराया और फिर वहाँ पे सुझाव दिया। मीन्स ये जो अंडमान वाला रीजन है, ये अंडमान है, ये निकोबार है ना, ऐसे हम कह सकते हैं। तो जो अंडमान रीजन है इसको शहीद, एक सेकंड कलर में चेंज कर लूँ क्या, और इसको स्वराज द्वीप का रिकमेंडेशन किया था, मतलब ऐसा कोई नाम नहीं दिया था। और ये बताइएगा ये कौन सा चैनल है जो अंडमान को निकोबार से डिफ्रेंशिएट करता है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसके बारे में ये है कि 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी में हुई थी ये घटना। ठीक है, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक समूह पुलिस के साथ क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इस घटना की वजह से 3 नागरिकों को और 22 पुलिसकर्मियों की डेथ हो गई। ठीक है, और इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये हुआ कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पे असहयोग आंदोलन को क्या किया? रोक दिया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? किसने? खुदीराम बोस ने किस स्थान पे किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो उसका सही जवाब है मुजफ्फरपुर। ठीक है, जो मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना कब हुई थी? 1908 में हुई थी। डेट आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है। मुजफ्फरपुर जो है ये बिहार में है। ठीक है, इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने तत्कालीन जिलाधीश किंग्स फोर्ट की हत्या के उद्देश्य से बम फेंका था, जो असफल रहा था। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 1942 में किस त्यौहार के अवसर पे 1942 में किस त्यौहार के अवसर पे जेपी नारायण मीन्स जयप्रकाश नारायण, ठीक है, हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो उसका सही जवाब है दीपावली पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो ये बिहार के बारे में है। ठीक है, बिहार के बारे में मे बी ये फैक्ट्स काम आए, बट अगर नहीं भी आ रहे हैं तो हमें यहाँ से ये पता चलेगा कि ठीक है बिहार के जो क्वेश्चन है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। अच्छा, पहले हम बिहार करने से पहले और सेगमेंट्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड सेगमेंट है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और किस टाइप के पूछे गए थे? सो 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में लेबर डिपार्टमेंट श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो ऑप्शन है जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, सैयद अली जहीर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? जगजीवन राम को लेबर डिपार्टमेंट सौंपा गया था। ठीक है, अब और कुछ बात कर लेते हैं। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट था तो वो लियाकत अली को, ठीक है, जगजीवन राम को लेबर था ही, आसफ अली को, ठीक है, कौन सा? रेलवे ना, रेलवे डिपार्टमेंट था। राजेंद्र प्रसाद को ये खाद्य और किसी फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स दिया गया था। सी राजा गोपालचारी को एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया गया था। बलदेव को, ठीक है, बलदेव को रक्षा मीन्स डिफेंस दिया गया था। वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना मीन्स होम एंड सूचना एवं प्रसारण दिया गया था डिपार्टमेंट्स। ठीक है, और ये 2 सितंबर भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को जो नवनिर्वाचित कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, संविधान सभा थी, उससे हुआ था। किसका? अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि
देखो बेसिकली मैं ये जो फैक्ट्स हैं मैं इसलिए बात कर लेता हूँ इस बारे में कि इससे ये होगा ना कि अगर आपके नोट्स प्रिपेयर हैं सो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर आपका रिवाइज नहीं हुआ तो आपको नोट डाउन करना है इसके साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया है। कब चुना गया है? देखो ये बहुत ही मतलब डीप फैक्ट हो जाता है। ऐसे फैक्ट्स को याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है बट एग्ज़ाम का नेचर है तो याद रखना होगा, ठीक है। सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में, नवंबर 1946 में, दिसंबर 1946 में। तो इसका सही जवाब है दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था, ठीक है। भारतीय संविधान की जो पहली बैठक हुई थी 9 नवंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर, देखो फिर से आप एक बार सुन लो, जो 9 नवंबर है, ठीक है, एक तो ठीक है यहाँ पे देखते हैं 9 नवंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को। और उसके बाद जो है 11 दिसंबर को मीन्स अप्रॉक्स 1 मंथ बाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं कि 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे, ठीक है। तो ये बेसिकली करंट अफेयर का हो गया बट इसमें भी आप मतलब गेस तो कर ही सकते हो ना। देखो एक्चुअल में आप इसको ना ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो देखो अगर इन्होंने क्लोज डेटा दिया है इसका मतलब है कि उसी में से कोई ना कोई तो आंसर होगा। तो अगर आप ये लॉजिक यहाँ पे लगाते हो तो वैसे भी अगर आपको नहीं पता तो ये ऑप्शन हटा ही दो, ठीक है। अगर क्लोज ऑप्शन दिया है तो इसका मतलब है कि वो आपसे एक्यूरेट आंसर जानना चाह रहे हैं। सो ऑप्शन ई भी एलिमिनेट कर दो। अब बात ये आती है कि आपको फाइट करना है 50-50 रेशियो पे फाइट करना है, ठीक है। तो अब आप इसमें से अगर गैस भी करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हाइयर होगी आपकी सही होने की। तो इसका सही जवाब है 788। और बेसिकली एक साइकोलॉजी तो होती है कि एग्जामिनर का मतलब वो जब बहुत ज़्यादा फैक्ट्स देता है तो ऑप्शन ए तो नहीं देता है, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि आप भी क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो तो आप नहीं चाहोगे कि आप वो वाले ऑप्शन पहले ही दे दो जो सही हो ना। तो कभी कभी आपको एग्जामिनर के माइंड सेट को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे एक दो क्वेश्चन भी अगर आपके सही होते हैं तो आपको नहीं पता है कि उसका कितना बेनिफिट्स आपको होता है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी भी बार? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कितनी भी बार होगा, ठीक है, डी ऑप्शन होगा। और जो यूएसए का प्रेसिडेंट्स है वो केवल 2 बार, ठीक है, इलेक्ट हो सकता है। जैसे बराक ओबामा थे तो वो 2 बार, और वहाँ पे 4 ईयर का क्या होता है टाइम फ्रेम होता है। जैसे अपने यहाँ होता है कि 5 साल होता है ना। तो अब तक केवल पहले जो प्रेसिडेंट्स हैं राजेंद्र प्रसाद ने इस पद पे 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया है, ठीक है। और जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट्स कौन? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और ये कब हुई थी? 25 जुलाई को। ये भी याद रखना, इनका क्या ही भरोसा ना, ये तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये कौन से नंबर की थी? 15, ठीक है, 15 15वीं राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे? लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 3। अब जो संविधान का अनुच्छेद जो आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग संसद सदैव इस तरह से आयोजित की जाती रहेगी कि संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 मास से अधिक अंतर ना हो, ठीक है। परंपरा अनुसार संसद 3 नियमित सत्रों तथा विशेष सत्रों में आयोजित की जाती है। इससे एक बात तो क्लियर होती है कि जो 3 सत्र हैं उसमें एक बजट सत्र हो जाता है, मानसून सत्र हो जाता है और विंटर सत्र हो जाता है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग में अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? श्री शीतल वाघ होगा, ठीक है। और ये जो विधि आयोग है
ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना आप। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? आर्टिकल 83, 172, 356, 246। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ई, ठीक है। बहुत सारे आर्टिकल में अमेंडमेंट्स करना होगा, ऐसा क्योंकि ठीक है कहीं पे जो केंद्र सरकार है वो ऑपरेट कर रही है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स में दूसरी पार्टी है, स्टेट में दूसरी पार्टी है, तो सबको एक साथ लाने के लिए बहुत सारे आर्टिकल में जो स्टेट से रिलेटेड हैं, ठीक है, सेंट्रल से रिलेटेड हैं, उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, तो बहुत सारे आर्टिकल में अमेंडमेंट्स करना होगा। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय एवं केरल, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वर्तमान में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, ठीक है। अब इसकी इसी वजह से ऑप्शन ए सही हो जाता है। और जो आर्टिकल 82 है, इसके तहत प्रत्येक सेंसस के बाद, जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है, ठीक है। किसके कौन से आर्टिकल के बाद? 82, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 2024, 2025, 2026, 2027। तो सही ऑप्शन है 2026 तक इस परिसीमन को क्या किया गया है? रोक दिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है। तो ये एक संघीय न्यायालय, मानव अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है, सिविल न्यायालय है और ऑप्शन ई है। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक है, क्योंकि ये संघीय न्यायालय भी है, संविधान का अंतिम विवेचक भी है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? तो उसका सही जवाब क्या है? ठीक है, वित्त आयोग मीन्स फाइनेंस कमीशन। ठीक है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति को जांचने के लिए। और इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ना। आप ये बताइएगा कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो कौन कौन से इलेक्शन को ऑपरेट करता है। ठीक है, तो अब देखिए पॉलिटी में ना लगभग उन्होंने 9 से 10 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 3 ये हो गए, 6, 9, 2, 11, लगभग 11 क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है, जो कि बहुत हायर स्टैंडर्ड के नहीं है बट फैक्ट बेस्ड हैं। तो आपको ये सेक्शन भी स्ट्रॉन्ग करना ही होगा, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि 11 क्वेश्चन में से अगर आपने सही से प्रिपरेशन कर लिया है सो आप 9 से 10 क्वेश्चन बहुत ईजिली सही कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम का लगभग कितना हो जाएगा? 7 से 8% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इंडियन ज्योग्राफी वाले सेगमेंट्स पे आते हैं। इसमें देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो भारत में बाघ परियोजना मीन्स टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जिसे बोलते हैं 1973 में चालू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है कि वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस नेशनल बायोडाइवर्सिटीज ठीक है डेज मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। बाघ परियोजना मीन्स टाइगर प्रोजेक्ट्स बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। ठीक है, अब इसमें से वो क्या पूछ रहे हैं कि सही ऑप्शन क्या है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन डी है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया था, और जो प्रोजेक्ट टाइगर है टाइगर को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है 2022 में, ये भी थीम इसकी सही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे आता है कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा किस प्रकार की? ये दरअसल एक टाइप का सॉइल है। सॉइल क्या बोल सकते हैं? डिपोजिशनल लैंडस्केप बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम जो इस पे पूछा गया है कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केला, केसर, आम एंड अंगूर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सबको ही पता होगा बेसिकली। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा केसर। ठीक है, और ये जो करेवा है ये कहाँ मिलता है? तो कश्मीर घाटी। ठीक है, ये वाला रीजन जो है कश्मीर घाटी में। और करेवा में मुख्य रूप से केसर, ठीक है, केसर तो है ही, बादाम, ठीक है, अखरोट, सेब और मेवा की खेती के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब भारत में कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में
क्या है, आगे है। इंडिया में पूछ रहा है ये क्या, यूरेनियम नहीं, थोरियम पूछ रहा है। केरल, बिहार, झारखंड एवं मध्य प्रदेश, ठीक है, तो ये वाला स्टेट जो है केरल। और ये पाया कहाँ जाता है, केरल में भी है, ठीक है, तमिलनाडु में भी, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कोस्टल रीजन पे पाया जाएगा। ये अभी यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, मे बी इस बार या इसके पहले वाले एग्जाम में, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि अखबारी कागज़ उद्योग निम्न में से किस स्थान पे लोकेटेड है। इसका सही जवाब है नेपानगर। इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने का नहीं है। भारत में प्रथम कोयला खान मीन्स फर्स्ट कोल माइंस कहाँ खोदी गई थी, तो इसका सही जवाब है रानीगंज में, ठीक है। कहाँ पे, रानीगंज में। भारत की जो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति मीन्स एसटी शेड्यूल ट्राइब्स कौन है, ठीक है। तो अभी ये शायद इसी साल किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था, एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये फैक्ट बहुत अच्छा नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। हाँ, तो ये भील है, इसका सही जवाब क्या है, भील है। ये एसटी की बात कर रहा है, ठीक है, एससी की बात नहीं कर रहा है। अब हम आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में आ जाते हैं कि सौरमंडल सोलर सिस्टम का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, सूर्य। इसका सही जवाब है सूर्य, ठीक है। अब आपको लगता है कि हमें इसके बारे में कुछ बात करनी चाहिए, तो जो सूर्य का जन्म है, चलो हल्का सा बात कर लेते हैं कि 4.6 बिलियन ईयर पहले हुआ था, ठीक है। बस इतना ही मुझे लगता है, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है, ठीक है। शिकिल और एल्यूमिनियम, सिल्का और मैग्नीशियम, बेसाल्ट और सिल्का, निकेल एंड फेरस और ऑप्शन ए। अब देखो ये देख लो आप हल्का सा, ये सियाल हो गया, ये शीमा हो गया, ये निफे हो गया, निकिल प्लस फेरस, ठीक है। फेरस मीन्स लोहा, ठीक है, Fe। तो यहाँ पे सियाल, ठीक है, सिलिकेट एंड एल्यूमिनियम, सिलिकेट एंड सीमा, ठीक है, एंड निफे। तो इसमें क्या है, निकिल एंड फेरम, ये फेरम इन्होंने लिखा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है कि भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है, ठीक है। तो ये डेविस ने प्रस्तुत की थी, ठीक है। अब ये जो कोबर है, कोबर बेसिकली माउंटेन का जो ओरिजिन है उससे रिलेटेड इन्होंने कुछ थ्योरीज दी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर मीन्स दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सारगैसो सागर का एक हिस्सा है कौन, सारगैसो सागर का एक हिस्सा है, तो ये बेसिकली एक सेकंड में आपको बता ही देता हूँ कि ठीक है, ये वाला जो रीजन है ना अटलांटिक ओशियन का, ये सारगैसो सागर, ठीक है, ये नॉर्थ में है, इक्वेटर के, ठीक है। सारगैसो सागर एक हिस्सा है किसका, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो इसका सही जवाब है सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अच्छा इससे रिलेटेड कुछ करंट्स की भी बात कर लेंगे कि यहाँ पे जो गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, ये जो अभी मैंने लोकेशन बनाई थी गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, यहाँ से फ्लो करती है और इसका नेचर क्या होता है, ये गर्म जलधारा है, ठीक है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, मैकमोहन पॉइंट कहा जाता है, रेडक्लिफ कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, डूरंड रेखा कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है मैकमोहन रेखा कहा जाता है, ठीक है। और ये जो मैकमोहन रेखा है ये बेसिकली पूरे जो इंडिया और चाइना का ये जो है ना, ये पूरे को मैकमोहन नहीं कहा जाता, ये जो इधर है ना अरुणाचल प्रदेश के आसपास, इससे मैकमोहन कहा जाता है, ये बात याद रखना है, ठीक है। ये तो जो लद्दाख में है ये LAC हो जाता है ना,
क्या हो जाता है, LAC हो जाता है। और जो डूरंड रेखा है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, और रेड क्लिफ जो है वो इंडिया एंड पाकिस्तान के। तो ये रेड हो गया, ये डूरंड हो गया, ये मैकमोहन हो गया, ठीक है, ये LAC हो गया। और जो पाकिस्तान इंडिया इधर साइड में है, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में, ये LOC हो जाता है। ये LAC है, ये LOC है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों होती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इसके पीछे का देखो ऑप्शन देख लो, फिर बताते हैं लॉजिक क्या है। कि मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, यहाँ बहुत गर्मी होती है, यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और उस प्रकार हवाएं शुष्क रहती हैं, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिनके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं करती हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। देखो अभी एक आपसे वैसे ही पूछता हूँ, देखो अभी ये क्या है, ठीक है, ये राजस्थान वाला एरिया। अगर यहाँ पे जो आरावली है ना, अगर ये ऐसे होता इस टाइप इसका, हाँ एक सेकेंड, इसको कलर चेंज कर, नहीं पहले ये कर लेते। अभी तो क्या है, आरावली ऐसे ही है ना, पैरेलल है, बट अभी अगर ऐसे इसकी हो जाती पोजीशन तो क्या होता कि ये मेघालय जैसा रीजन हो जाता, मतलब यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वर्षा होती, ठीक है, जैसा अभी मेघालय में सिचुएशन है सेम ऐसे हो जाता। बट ये पैरेलल इसकी लोकेशन है, इस वजह से क्या होता है कि यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है। अब हम करते हैं कि जो बिहार स्पेशल है, मीन्स बिहार के बारे में। तो बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है 21-22 के अकॉर्डिंग वर्तमान में राज्य में अर्बनाइजेशन मीन्स शहरीकरण का स्तर क्या है। तो देखो अभी जब ये ऑप्शन हम देख रहे हैं ना, देखो पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार से। तो अगर आपका ये सेगमेंट स्ट्रांग नहीं है तो आप भूल जाओ कि आप क्रैक कर रहे हो, ठीक है, प्रीलिम्स। फिर कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें क्रैक करवाएगी वो तुम्हारा लक है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया है कि वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है, वर्तमान में पूछ रहा है। तो 11.6 है, 22.4 है, 15.3 है, 18.6 है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि उसका सही जवाब निकालने से पहले देखो ये जो 11.6 है, 15.3 है, 18.6 है, 22.4 है, तो इसमें एक चीज़ तो आपको क्लियर हो जाता है कि बेसिकली वो ए ऑप्शन नहीं देते हैं। अगर वो डेटा देते हैं ये हर जगह अप्लाई नहीं होता, बट कहीं कहीं जब जहाँ आपकी क्वेश्चन मतलब आपको क्वेश्चन का कुछ अता पता ना लग रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ शायद लॉजिक लग जाए। तो इसका सही जवाब है क्या, 15.3, ठीक है। तो वर्तमान में जो अर्बनाइजेशन है 15.3% है, ठीक है। और 2011 में कितना था, 11.3%। तो मतलब ए ऑप्शन उन्होंने क्या दे दिया, 2011 वाला डेटा दे दिया, और ये 2021-22 वाला डेटा दे दिया, ठीक है। तो वो हो सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का भी पूछ लें ना। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, पवन सिंह, राजेश तिवारी, मनोज तिवारी, मनोज बाजपेयी, ठीक है। तो इसका सही जवाब है कौन, मनोज तिवारी। खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये करंट का बेसिकली हो जाता है, ये भी करंट का हो जाता है, बट इसमें थोड़ा स्टैटिक अगर होता तो शायद आप बेहतर कर पाते, ठीक है। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति कितना, 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब है सीतामढ़ी, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, बिहार में, नॉर्थ में है। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या इसकी बाउंड्री बिहार से टच करती है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बिहार से कितने स्टेट की बाउंड्री टच करती है, ठीक है। तीसरा एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, आप मुझे बताना कि जो बिहार की किस जिले की बाउंड्री नेपाल सीमा से टच नहीं करती है, ठीक है। आप मुझे ये बताना, ऑप्शन में दे रहा हूँ कि पश्चिमी चंपारण हो गया, ठीक है, सीतामढ़ी हो गया, और जो तीसरा ऑप्शन है मधुबनी हो गया, और चौथा शिवहर हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से बिहार के किस जिला की बाउंड्री नेपाल से टच नहीं करती है, ठीक है। तो अब हम आते हैं, इसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमें क्या करना है, मैच करना है। तो बिहार का राज्यपाल कौन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, इसको आप देख लेना। तो यहाँ से जो आप सीख सकते हो ये है
कि करंट्स में बिहार का जो राज्यपाल है, जो सीएम है, जो सीजेआई है, मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो पूछ सकते हैं, ऐसा पूछा है तो आगे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? कोविड-19 वैक्सीनेशन से, साक्षरता अभियान से, धूम्रपान निषेध से, शराबबंदी से। तो इसका सही जवाब है शराबबंदी से। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि हाल ही में बिहार में किस स्थान पे उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है भागलपुर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो भागलपुर है उसकी सीमा किस किस ज़िले से टच करती है? ठीक है, किसकी? भागलपुर की सीमा किस 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 ज़िले से टच करती है? ठीक है, क्या ऑप्शन दे दो क्या? अच्छा चलो ऑप्शन ले लो कि भागलपुर की जो सीमा है वो किस ज़िले से टच नहीं करती है। ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मुंगेर से, ठीक है, बांका से, कटिहार से, शेखपुरा से। ठीक है, तो ये कमेंट्स करना है। नेक्स्ट क्या है कि निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की थी? निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की थी? वल्चर प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन कैमो टाइगर रिजर्व, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कांवर लेक बर्ड सेंचुरी। ई तो ऑप्शन आपको पता ही है क्या है, तो इसका सही जवाब है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पे, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है इब्न बख्तियार खिलजी। इसका सही जवाब इब्न बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इसका सही जवाब है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू एंड कान्हू थे। ठीक है, 1855 और 56 के आसपास हुआ था। 1855 में विद्रोह किया गया था। ठीक है, संथाल समुदाय के 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद एंड भैरव। ये भी लिख लो, ये भी पूछ सकते हैं। चांद लिखो, चांद एंड भैरव। कब? 1855। इसको याद कैसे रखोगे? 1857 क्रांति के पहले। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मतलब बेसिकली ये चौरा चौरी से आप कंफ्यूज मत होना, ये चेरो विद्रोह है। ठीक है, जो कि कब हुआ था? 1798 में। ठीक है, और इसमें चेरो जनजाति के लोगों ने किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? भूषण सिंह जमींदार ने। भूषण सिंह जमींदार ने। और ये कब हुआ था? 1798 में। ठीक है, ये ट्राइबल रिवोल्ट्स था। नेक्स्ट क्या है कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? ठीक है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? एक्चुअल में देखो एक चीज़ आप देख लो कि 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग होकर एक नए प्रांत बने थे। मीन्स ये बंगाल हो गया और ये उड़ीसा, और ये दोनों 22 मार्च 1912 को अलग हुए थे। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गए। ठीक है, कौन कौन? बिहार प्लस उड़ीसा। ठीक है, ये अस्तित्व में आ गए। नेक्स्ट क्या है कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर उड़ीसा को प्रांत बना दिया गया और शेष क्षेत्र क्या रहा? बिहार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1936। ठीक है, कब अलग किया गया था? 1936 में। नेक्स्ट क्या है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल एग्जाम है, मतलब इतना फैक्ट कौन पूछता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब मैंने पहले से लगा लिया है, 94,163 या 941,63 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लास्ट में आप ये याद रख लेना 63। ठीक है, हो सकता है फिर से ये रिपीट कर दें। तो स्टार्टिंग का अगर 94,63 भी याद रखोगे तो शायद आप वहाँ पे सही कर ले जाओ। पूरा डेटा क्या ही याद रखना ना। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि बिहार के किस ज़िले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है। कौन सा तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है कैमूर में। ठीक है। अब एक दो वाटरफॉल और देख लेते हैं कि ककोलत वाटरफॉल कहाँ है? नवादा। ककोलत वाटरफॉल कहाँ है? नवादा। तेल्हर करकट, तेल्हर करकट वाटरफॉल कहाँ है? कैमूर में है। दुर्गावती कहाँ है? रोहतास में। एक सेकंड, इसको साफ साफ लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं ना। ठीक है। तो दुर्गावती कहाँ है? रोहतास में। कर्मनाशा जलप्रपात कहाँ है? बक्सर में। ठीक है। धुआं कुंड, मंझर कुंड, धुआं कुंड प्लस मंझर कुंड सासाराम में। ठीक है। ये कुछ है, इनको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पे हम कहाँ पे थे? अच्छा, तेल्हर वाले पे थे ना। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? कैमूर। तेल्हर और करकट कैमूर में है। एक बार फिर से, तेल्हर कुंड और जलप्रपात और करकट जलप्रपात कहाँ है? कैमूर में है। ठीक है। नेक्स्ट है कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील कहाँ है? तो वो है कनवार झील। कौन सी? कनवार झील, जो कि कहाँ है? जिसे कंवर झील भी बोलते हैं ना। ये बेगूसराय में है। बेगूसराय के मंझौल गांव, इनका क्या ही भरोसा, मंझौल गांव। ठीक है। इस झील का जो क्षेत्रफल है वो 16 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, जिसका निर्माण गंडक नदी के विसर्पण से हुआ है। कौन सी नदी? गंडक। ये भी याद रखना, गंडक रिवर। और ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो कंवर लेक है ये किस टाइप का एग्जाम्पल है? तो गोखुर लेक है। ठीक है, ये याद रखना। और किस ज़िले में है? बेगूसराय के मंझौल गांव में, मीन्स बेगूसराय एक जिला है। ठीक है, बेगूसराय। नेक्स्ट क्या है कि बिहार के किस ज़िले में सबसे अधिक सोने का भंडार पाया जाता है? तो वो कौन सा है? जमुई है। ठीक है, जमुई में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार पाया जाता है। बिहार के किस ज़िले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? कटिहार, भोजपुर, भागलपुर, बांकापुर। तो इसका सही जवाब भागलपुर, आंसर पहले से लगा हुआ है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि भारत का जो सेंसस 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो इसका सही जवाब है 51.50। ठीक है, क्या है? 51.50। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो एक सेकेंड हम दूसरा पेज लेते हैं ना, वहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे लिटरेसी की। तो बिहार की जो लिटरेसी रेट है वो है 61.80% टोटल। ठीक है, और जो मेल हैं उनकी लिटरेसी रेट बिहार में कितनी है? 71.20%। किसकी? देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो कर लो। और जो बिहार है वहाँ पे फीमेल का लिटरेसी रेट कितना है? तो वो 51.5% है। ये फिर से पूछ सकता है ना। तो और जो बिहार है साक्षरता जो दृष्टि से इंडिया में उसका कौन सा रैंक है? मीन्स बिहार का इंडिया में साक्षरता दर का जो रैंक है वो 28वां है। मीन्स 27 जो अपर वाले हैं वो ज़्यादा लिटरेट हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड फैक्ट जो है, बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर, ठीक है, लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो वो रोहतास है। बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? देखो मैक्सिमम कौन सा है? रोहतास है। और जो न्यूनतम मीन्स मिनिमम बोल सकते हैं ना, मिनिमम लिटरेसी रेट वाला कौन सा जिला है? पूर्णिया है। कौन है? पूर्णिया। बिहार राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला रोहतास है। मीन्स रोहतास ना
देखो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, रोहतास है, ठीक है। और जो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला है वो भी रोहतास है। तो रोहतास 3 केस में होता है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला, सर्वाधिक ये टोटल है, सर्वाधिक साक्षरता मेल वाला, सर्वाधिक साक्षरता फीमेल वाला, रोहतास इन तीनों का हो गया, ठीक है। और जब हम बात करते हैं कम वाले की, मीन्स मिनिमम लिटरेसी रेट, ठीक है, तो टोटल वाले में पूर्णिया हो गया, ठीक है। और पुरुष वाले में भी मीन्स टोटल वाले में पूर्णिया हो गया, मेल वाले में कौन हो गया, इसमें भी पूर्णिया हो गया। लेकिन जब फीमेल वाले की बात करेंगे तो सहरसा हो गया, ठीक है, फीमेल के केस में सहरसा हो गया, ठीक है। ये सारे फैक्ट हैं, इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अकॉर्डिंग गलत कथन को चुनिए। देखो एक चीज़ तो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस लिहाज से, उसमें जो दिए गए फैक्ट हैं, ठीक है, उसके बेस पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे ना। तो इन्होंने पहला तो गलत कथन पूछा है, तो ये आपको ध्यान देना है, सबसे पहले इसको मार्क करना है। बिहार में जो प्राइमरी सेक्टर है 2.3% की दर से उसमें क्या हुई, ग्रोथ हुई है। बिहार में जो सेकेंडरी सेक्टर 4.8% की दर से उसमें वृद्धि हुई थी। बिहार में टर्सरी सेक्टर 8.5% की उच्चतम दर से इंक्रीज हुआ है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र मीन्स प्राइमरी सेक्टर में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इसमें गलत कौन है, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है। अब हम बेसिकली थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर में है, प्राइमरी सेक्टर में 2.3%, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में 4.8%, टर्सरी सेक्टर में 8.5%, ठीक है। ये सारे रेट हैं जिसकी जो ग्रोथ रेट रही है बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 2021-22 का, ठीक है। अर्बनाइजेशन के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसका सही जवाब है सबसे ज़्यादा किसका है, नालंदा का, फिर मुंगेर का, फिर पटना का, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा मीन्स राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट बिहार के GSDP मीन्स स्टेट का जो GDP होता है होने का अनुमान क्या है, ठीक है। तो इसका है 3.47%, 3.47%। देखो यहाँ पे बेसिकली जो फिस्कल डेफिसिट है ना उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बट अभी इन्होंने पूछा नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसके बैक में भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, मीन्स बजट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब आप फिस्कल डेफिसिट को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो क्या है 3.47% किसका, जो स्टेट का GSDP है। जो इंडिया का मतलब टोटल होता है वो GDP होता है ना, और जो स्टेट होता है GSDP ना, तो ये स्टेट का हो जाता है और ये सेंट्रल का हो जाता है। तो इनका क्या है 3.47% है कितना फिस्कल डेफिसिट। ये बहुत ज़्यादा, ये अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है तो वो स्टेट की जो इकोनॉमिक हेल्थ है उसके लिए बेहतर नहीं है, ठीक है, तो इसको कमी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, सभी के लिए वायु मार्ग, ठीक है, ऑप्शन ए। तो इसका जो आंसर है वो है डी, ठीक है, सभी के लिए वायु मार्ग ये नहीं है, इसके अलावा ये तीनों हैं, ठीक है। अब 7 निश्चय जो है इसमें युवा शक्ति बिहार की प्रगति है, सशक्त महिला, सक्षम महिला, ठीक है, हर खेत में सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ठीक है, स्वच्छ शहर विकसित शहर, कनेक्टिविटी होगी और आसान, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, ये सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, ये हैं 7 निश्चय, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम क्या है, पर कैपिटा इनकम अवरोही, ठीक है। तो ये मैं आंसर इसका बता देता हूँ, आंसर ए है, बट इसको बहुत ज़्यादा कुछ याद रखने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं कि 52 आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था,
1942 में, ठीक है। इसके पहले कौन सा मिशन आया था? क्रिप्स मिशन, ठीक है। कब? 1942 में या 40 में? आप मुझे बताइएगा कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, ठीक है। तो लगभग 25 या 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आगे की क्वेश्चन है, ठीक है, उसको लेके, वो पार्ट 2 होगा। और अगर आपको ठीक लगा हो ट्रेंड समझने में, सो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो। और अगर आपको लगता है कि आप आगे कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच।